नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। जैसा कि साथियों, हम आपको हमेशा यह बताते रहते हैं कि सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कीजिएगा तो कुछ खास सब्जेक्टिव प्रश्न आपका बन सकता है, लेकिन जब आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को याद कीजिएगा तो आपका 100% ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। एक और बात साथियों कि हम प्रतिदिन 5 सब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के 5 सब्जेक्टिव प्रश्न को लाते रहते हैं। तो अभी तक हमने 45 सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लिया है 9 वीडियो के माध्यम से। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और क्रमवार तरीके से एक कॉपी में आप सभी प्रश्नों को तथा सहित उसके उत्तरों को लिखेंगे ताकि आपको आगे चल कर के रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। और साथियों, हमारा आप ऐसा विश्वास मानिए कि आपकी परीक्षा में यहीं से ही प्रश्न रहेंगे, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न है आपका 46 नंबर आज का कि अपरा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। आखिर अपरा होता क्या है? तो लिखेंगे अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है तथा अपरा से स्रावित हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने तथा शिशु जन्म में सहायता करता है। साथियों, अपरा एक ऐसा अंग है ना जिसके द्वारा जो भी गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा होता है, जो भ्रूण पल रहा होता है, उसके शरीर में माता के रक्त से पोषण पहुंचता है। यानी कि बच्चे में पोषण जो है ना वह अपरा के माध्यम से ही पहुंचता है। और अपरा से स्रावित जो हार्मोन है ना वह गर्भावस्था को बनाए रखने तथा शिशु जन्म में वह क्या करता है जी, सहायता करता है। अगला आपका 47 नंबर प्रश्न है कि मेंडल के सफलता के कारण का वर्णन करें। साथियों, मटर पे प्रयोग करने वाले या महानविद मेंडल के बारे में आखिर वह सफल क्यों हुए, उनकी सफलता के कारण का वर्णन करना है। तो लिखेंगे कि मेंडल के सफलता के निम्नलिखित कारण थे। पहला, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। अगर मटर के पौधे का उन्होंने चयन किया तो वह बहुत ही कम समय में उसका उत्पादन हो जाता है। दूसरी बात कि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का उन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था। यानी कि एक बार एक लक्षण को देखा, फिर अगली बार दूसरे लक्षण को देखा। तीसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग में F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी तथा F3 पीढ़ी एवं इसके आगे की पीढ़ियों का भी अध्ययन किया था। अगला चौथा लिखेंगे आप सभी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों से इकट्ठे किए गए आंकड़े को पूरा रिकॉर्ड रखा। यानी कि उन्होंने अभी तक जितना मटर पे रिसर्च किया था ना, उन्होंने उन सभी का रिकॉर्ड बना करके रखा था। पांचवा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधे का चुनाव किया जो आनुवांशिकी रूप से क्या थे, शुद्ध थे। ठीक है, यानी कि मेंडल बढ़िया क्वालिटी के मटर के बीजों का प्रयोग किए थे। जैसे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए ऐसे पौधे को चयन किया जो आनुवांशिक रूप से क्या थे जी, शुद्ध थे। और छवा लिखेंगे कि मेंडल ने शुद्ध लक्षण वाले पौधे को अलग उगाया जो कि अच्छे लक्षण वाले थे, जिससे जिससे इनमें किसी अन्य लक्षण का पर परागण द्वारा मिश्रण न हो सके। ठीक है, आइए अब आपका 48 नंबर प्रश्न है कि अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण दे करके समझाइए। तो लिखेंगे कि कुछ पौधों में देखा जाता है कि विकल्पी लक्षण एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होते हैं। यानी कि जो विकल्पी लक्षण होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होंगे, जिसके कारण तीसरे प्रकार का लक्षण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और इसे ही हम लोग अपूर्ण प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। जैसे मीराबिलिस जलापा गुलबास गुलबास को लाल गुलबास के लाल पुष्प को
अप्रभावी सफेद पुष्प के साथ संकरण जब कराया जाता है ना, तो प्रथम पीढ़ी में सभी 100% गुलाबी होते हैं। फिर समझिए कि मिराबिलिस जलापा, जिसे गुलबाज के नाम से जानते हैं, को लाल पुष्प के अप्रभावी सफेद पुष्प के साथ जब उसका संकरण करवाते हैं ना, तो पहला जो पीढ़ी होता है वो 100% गुलाबी होता है। प्रथम पीढ़ी से उत्पन्न गुलाबी पुष्प को स्वसंकरण कराने पर F2 पीढ़ी में 25% लाल, 50% गुलाबी और 25% सफ़ेद रंग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आइए अब आपका 49 नंबर प्रश्न है कि बहुविकल्पता के बारे में शोधाहरण लिखें। और यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील जिम्मेदार हों, अगर कोई लक्षण है और उस लक्षण के लिए 2 से अत्यधिक एलील जिम्मेदार होते हैं, तो ऐसे एलील को बहुविकल्पता कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव में एबीओ रक्त समूह, इसमें बहुत ज़्यादा क्या है जी, ये बहुत ज़्यादा क्या है, एलील है, जिसकी इसमें बताया भी गया है कि यदि किसी लक्षण के लिए 2 से अधिक एलील जिम्मेदार हों, तो ऐसे एलील को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविकल्पता। ठीक है, अगला आपका और आज का अंतिम प्रश्न है कि संकरण से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य निषेचन करवाया जाता है, तो उसे ही संकरण कहते हैं। जब 2 अलग अलग जो लक्षण वाले जीव होते हैं ना, उनके मध्य अगर हम लोग निषेचन करवाते हैं तो उसे संकरण कहते हैं। और संकरण से प्राप्त संतान को ही हम लोग क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप सभी एक बात समझिए कि जब 2 अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के मध्य जब निषेचन करवाते हैं ना, तो एक नए नए प्रकार का वंशज उत्पन्न होता है, यानी कि नए प्रकार का फल भी उत्पन्न हो सकता है या नए प्रकार का जीव भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं जी, संकरण कहते हैं। ठीक है, तो आज हम सभी लगभग पूरा मिलाकर के आज का 10वां वीडियो मिलाकर के लगभग 50 सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लिए। आशा करता हूँ आप अपनी कॉपी में लिख करके अच्छी तरीके से आप इन सभी प्रश्नों को याद भी कर लिए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।